बेबी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो आज हमारी फिर से भाग 2 यानी सामाजिक अध्ययन की क्लास यानी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं। इस चैनल पर सभी सीटेट 2 के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं। और जो 2 का लगाएगा तो हिंदी एवं पेडागोजी तो 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है और दोनों के लिए अवेलेबल होती है। और जो सोशल साइंस का है वो सिर्फ पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। जो पेपर 2 देने जा रहा हो सोशल साइंस का तो वो प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ से लगा सकता है। 2011 से 2023 तक के संपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं इस चैनल पर। 2011 से 2023 तक के संपूर्ण पेपर क्लियर करवाए जाएंगे, क्योंकि आपको जो बोला गया वो पूरा होगा। पूरा पेपर करवाएंगे, बीच में नहीं रुकेंगे। इसलिए आपके लिए जो भी हो रहा बिल्कुल इम्पोर्टेंट और बिल्कुल सही कराया जा रहा है, क्योंकि 2011 से 2023 तक के सभी लगवाए जाएंगे पेपर और डेली क्लासेस आती हैं। अभी थोड़ा गला ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैं 1-2 क्लास रुक सकती है 1-2 दिन, बाकी डेली आएगी। ये रुका तो देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि रुकेगी, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर ज़्यादा गला खराब हुआ तो। और डेली आती है और प्ले लिस्ट बना दी गई है जिसमें नंबर वाइज क्लासेस डली हो। जिसने नहीं देखी है वो जाकर देख ले वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस डल चुकी हैं। तो प्ले लिस्ट बनी है, उसमें जाकर देख ले। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन पे प्रेस कर ले और शेयर भी कर दे किसी एक को। तो जो नए आए हुए हैं और वो अच्छा कमेंट कर दो, पुराने भी कोई अच्छा सा कमेंट कर दो। लाइक प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए आप, और पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होती है, बहुत होती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके पेपर का एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो आप जब प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कितना अचीव कर पा रहे हो। तो इसलिए लाइक करिए और पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे आपको सब समझ आएगा। थोड़ी 1-2 मिनट के देखने से कुछ नहीं होगा, आप पूरी देखोगे तभी आपका कुछ हो पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन पहला भाग करवा दिया गया है, हर भाग करवा के डाल दिया जाता है। तो प्ले लिस्ट में आप सभी जाकर सब कुछ देख सकते हो, सब समझ आ जाएगा, वहाँ पढ़ सकते हो। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया है? तो 1857 के जो विद्रोह है उसके बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया है, ठीक है, यानी कम कर दिया था। तो तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। एवं अवध बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर एवं फिर भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियाँ बनाकर। तो राइट आंसर है हमारा इसका कि इसमें कैसे समेकित किया था नियंत्रण को, भारत पर कैसे समेकित किया था। तो ईस्ट इंडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो राइट आंसर हमारा तीसरा है। इस प्रकार से क्योंकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर संभालने से ब्रिटिश उस हाथ में सौंपा जिससे संभाल सके, वो समेकित कर दिया उन्होंने अपना नियंत्रण भारत के प्रति। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो जनता को मतदान का अधिकार, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव। जनता को मतदान का अधिकार, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तो हमारा राइट आंसर है इसका कि जो प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है बताना है, वो नहीं बताना है। तो है को तो है, तो जनता का मतदान का अधिकार, प्रतिनिधि का चुनाव, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, ये भी है। राइट है हमारा, कौन सी नहीं है? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, यानी चौथा हमारा नहीं है। राइट आंसर यही है। फिर है दोस्तों, थोड़ा सही से आवाज़ नहीं आया तो थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि आवाज़ थोड़ी अभी बहुत बेकार है, गला बहुत ख़राब है, नहीं बता सकते इतना है। लेकिन आपके लिए डेली क्लासेस लाई जा रही, क्योंकि आपका भला हो सके, कि आप पास कर सको एग्ज़ाम, आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्पफुल वीडियो हो सके, आपके प्रति आपके लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल वीडियो हो सके और आपका बहुत कुछ हो सके कि एग्ज़ाम निकाल सको। सबसे बड़ी बात मोस्ट इम्पोर्टेंट कि एग्ज़ाम निकाल सको, इसलिए डेली क्लासेस लाई जा रही हैं। चाहे गला ख़राब हो, चाहे कोई इम्पोर्टेंट काम हो, लेकिन आपके लिए
ज़रूर ला जाए, क्योंकि आपका कुछ काम आए। क्योंकि सोशल साइंस का पेपर लगाने से एक ही काम नहीं होता है। जिसका सोशल साइंस सब्जेक्ट है ना, तो उसका जैसे सी-टेट हुआ, एम-पी-टेट हुआ, या एम-पी-टेट की चयन परीक्षा हुई, एच-टेट, यूपी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये प्रीवियस ईयर के पेपर। क्योंकि एक नॉलेज ऐसा है कि आप जब पेपर लगाओगे तो आपको तीनों सब्जेक्ट मिला के आता ना, जो सोशल साइंस का सबरा निचोड़, उसका पूरा आपको मिलेगा। आपको पता चलेगा कि आप कितना पढ़ा हुआ है। और ऐसा नहीं कि किताब चेंज है, सब एक ही किताब है, सब वही बने हुए, बस पार्ट यहाँ के वहाँ दिए गए हुए हैं और सब यही क्वेश्चन आते हैं हर जगह। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर का पेपर लगाना। और सी-टेट, एम-पी-टेट, इनके लिए भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अभी ये पेपर लगाया जा रहा है ओनली सी-टेट पेपर 2 के लिए। तो आप सभी ज़रूर लगाइए, और सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो क्या जा रहा, आगे की भी तैयारी होती जा रही है, अभी की भी चल रही है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्लीज़ लगाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है और पेपर आने ही वाला है इसलिए। तो भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया? तो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख। तो राइट आंसर है कि छोटा तिब्बत कहा गया है लद्दाख को। भारत के उस लद्दाख क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है। ठीक है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है, भारत में अपील प्रणाली पौनवार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्षिक प्रणाली कहते हैं निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। तो राइट है हमारा कि भारत में जो अपील प्रणाली होती ना, अपील प्रणाली या पौनवार्षिक प्रणाली कौन सी होती है? तो हम देखते हैं, पहला हमारा है कि यही होती है निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो ये है हमारी, ये दोनों की प्रणाली कहते हैं इसी को, यानी हमारा पहला ही राइट आंसर है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? क्या पूछ रहा वो कि प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है, ना कि है, नहीं पूछ रहा। तो नहीं का भाई नहीं ढूंढना पड़ेगा हमें। तो इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद है। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। तो राइट है हमारा कौन सा, जो प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। ये है, ये भी है, तो है कौन नहीं है? तो पहला नहीं है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है। नहीं है, ये हमारा नहीं का भाई नहीं, यानी हमारा पहला आंसर इसका राइट है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो देखते हैं कौन सा कथन निम्नलिखित में से अफ्रीका के बारे में सही है। तो देखते हैं, इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। नहीं, ये तो नहीं है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये भी नहीं। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क और विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। फिर गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। तो हमारा एक है बहुत खुला एवं साफ साफ दिख रहा कि यही है हमारा अफ्रीका का। ठीक है, एक सही। तो अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं उससे। अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, मकर और विषुवत। तो हमारा राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी पढ़ाई है मैंने, उसमें समझाया भी है सब क्वेश्चन। तो थ्योरी भी आप सभी जाकर देख लीजिए, इस चैनल पर थ्योरी भी आ रही। लेकिन अभी को पेपर नज़दीक आ गया तो पेपर पहले इम्पोर्टेंट है, तो ये लगवाए जा रहे। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। क्यों? तो पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर प्रभावित होती है। पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की प्रभावित होती है। और पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होती है। फिर पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ प्रभावित होती है। तो हमारा राइट आंसर है इसका कि पवन
सॉरी ये नहीं, ये है हमारा राइट। पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होती है। तो पवन जब अरब सागर इस साइड है और बंगाल की खाड़ी इस साइड है, तो इस साइड से इस साइड प्रभावित होती है, इसलिए हमारा यही राइट आंसर है, जो शरद ऋतु में यही होता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति पर्वत है? बृहस्पति पर्वत कौन सा है निम्नलिखित में से? तो बासजेत पर्वत, हिमालय पर्वत, यूराल पर्वत, अफलेसियन पर्वत। तो राइट है कि बृहस्पति पर्वत है हमारा बासजेस पर्वत, बासजेस पर्वत यानी हमारा पहला राइट आंसर है। फिर है हमारे कथन, तो हम कथन पढ़ते हैं फिर आंसर देंगे। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो हमारा राइट आंसर तो देखो दोनों है, दोनों ही हमारे राइट आंसर है, क्योंकि जो चंद्रमा का पृथ्वी से हमें जो चंद्रमा का भाग दिखाई देता है वो एक ही देता है, तो वो हमारा सही है। फिर है दूसरा कि वो 27 दिनों में पूरा करती है एवं अपने समय पर चक्कर पूरा कर लेती है, तो राइट वो भी है, तो व्याख्या भी कर रहा और राइट भी है, तो हमारा दूसरा आंसर राइट है। दोनों सही है, बी सही, व्याख्या ही एक ही कर रहा है, तो हमारे दोनों ही सही है, यानी हमारा दूसरा आंसर राइट है। फिर है हमारा ये कि कायांतरित सेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर पढ़कर विचार करना है। तो कायांतरित सेल के बारे में ठीक है पढ़ते हैं। अग्नेय और अपसारी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, फिर है कि कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मेघमा बनाती हैं। फिर है संगमरमर एक कायांतरित सेल है। तो हमारे तीनों राइट हैं, ये तीनों राइट हैं। संगमरमर कायांतरित एक सेल भी है और ये उच्च दाब और दाब प्रभाव से पिघल जाती है, मैग्मा बन जाती है एवं परिवर्तित हो जाती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा चौथा राइट आंसर, जिसमें ए बी सी तीनों सही है। फिर अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड किस वायुमंडल की परत पर आने पर जल जाते हैं? तो राइट है हमारा मध्यमंडल की परत पर आने से वो जल जाते हैं। ठीक है, उल्का पिंड, तो हमारा दूसरा राइट आंसर है। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, ऋतु प्रवास किससे जुड़ा हुआ? तो ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती हैं। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती हैं, लोगों के आवागमन से, घरों के पास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से। तो राइट आंसर है कि ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर देखते हैं आगे है स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करना है। तो ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं एवं पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो दोनों ही गलत हैं, ये और भी दोनों ही गलत हैं, ना ही वो निश्चित दिशा में चलती रहती है, ना ही वे इनके उदाहरण हैं पूर्वी एवं पश्चिम के। तो हमारा दूसरा राइट है, ये और भी दोनों गलत हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण कौन से हैं? तो भूमध्य सागरीय वनस्पति के, शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल के, टोरंडा प्रकार की वनस्पति के, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। तो राइट है हमारा कि ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल। कौन से के? तो उदाहरण है उष्णकटिबंधीय घास स्थल के, यानी फोर्थ हमारा राइट आंसर है। फिर जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। तो जलवायु के संबंध में विचार करते हैं। तो जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो दोनों ही गलत है हमारे, ये दोनों ही गलत है, तो हमारा आंसर पहला ही हो जाएगा कि ये और भी दोनों गलत है, ना कि संबंध में है ही नहीं है जलवायु के। तो दिए गए लक्षणों ये भी में फिर ऊर्जा स्रोत की पहचान करना है। तो इसके आधार पर यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है,
यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निमुक्त होती है। यह ऊर्जा स्रोत तब निमुक्त होती है जब अपरिकृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो ये दोनों किसके उदाहरण हैं? तो ऊर्जा स्रोत पर ये दोनों हैं प्राकृतिक गैस के। किसके? हमारी प्राकृतिक गैस के उदाहरण हैं, यानी हमारा तीसरा आंसर राइट है। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? तो एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, यूरोप में। तो हमारा राइट आंसर है कि मैत्री अवस्थित है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में, जो अंटार्कटिका नीचे होती है ना, बर्फ की जगह पर स्थित है मैत्री। ठीक है, संस्थान भारत का शोध संस्थान मैत्री अंटार्कटिका में अवस्थित है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संबंध में सही नहीं है? तो सभी खनिज अधावित्तिक होते हैं। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। तो हमारा राइट आंसर है कि जो खनिज के संदर्भ में सही नहीं है, जो है तो ये सही है, ये भी सही है। तो नहीं है जो है पहला, कि सभी खनिज आधात्विक होते हैं। तो हमारा गलत का भाई गलत, पहला ही आंसर राइट है। फिर है आगे देखते हैं अब हम कि नीचे दो कथन को पढ़ना है। ये भी भारतीय इतिहास की तिथियों के काल के समय में वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। तो उनके बारे में पढ़ के आंसर देना है। तो हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कलावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। पहला ये है और दूसरा देखते हैं। ठीक है, पहला हमें गलत लग रहा है। तो लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों, काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो हमारा दूसरा सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा पहला, कि ये गलत है और किंतु बी सही है। तो हमारा राइट आंसर पहला हो जाएगा। फिर है नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कथन एक, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के लिए नए शौकों, मजाक तथा औरतों के घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। फिर है राष्ट्रवादी के विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्दलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे देखो ये और भी दोनों सही है, एवं ये और भी दोनों सही है, किंतु ये व्याख्या भी कर रहा है भी कितने। तो हमारा राइट आंसर माना जाएगा कौन सा? तीसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है हमारा आगे, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, कांगड़ा शैली चित्रकला, गिरनार का शैल अभिलेख, पद शाहनामा चित्रकला। तो राइट आंसर है हमारा मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है। फिर है ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था ब्रिटिश काल के पहले बच्चों को? तो वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ी आवाज़ इधर उधर हो रही क्योंकि गला ठीक नहीं है आज हमारा, और आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं तो इतना हम एफोर्ड कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा करिए क्योंकि आप ही के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। ये तो हमारा चौथा राइट आंसर है। फिर है हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग अंडों के अवशेष मिले हैं।
एवं शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलिखित हैं। तो राइट है हमारा तीसरा कि महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल में से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हुए हैं। तो राइट है हमारा तीसरा। फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, देखते हैं कैसे हुआ। तो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, जंगलों का विनाश हो गया था एवं सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, संभवतः नदियाँ सूख गई थी। तो ये तीनों जो चारों जो है ना, ये भी सीधी, इनमें से बी छोड़कर सभी सही हैं, बी छोड़कर सभी सही हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथा यानी डी, ACD यानी बी गलत है बाकी। फिर है महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत कौन सा है, देखते हैं महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत कौन सा आ रहा। तो मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। मूर्तियों में बुद्धि की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बुद्धि तत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान की प्राप्ति करना बाकी था। तो राइट आंसर हमारा कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। क्या? बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तो महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत यही है कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। फिर है कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? तो देखते हैं खिलजी और तुगलक के लिए सही क्या है। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानों इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकारों में रहा। गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया एवं दिल्ली से बंगाल जैसे सुंदर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। तो राइट, हमारा राइट यही है कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुंदर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, जो कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत आता है। तो हमारा चौथा ही राइट आंसर है इसका। फिर है जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनः निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो जनजातीय समाज अपनी विविध प्रकार की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे थे। समकालीन इतिहासकारों मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति और रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। तो राइट आंसर हमारा कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनः निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत, बाकी सही। तो ये सही, ये सही, ये सही। गलत है हमारा कि लिखित दस्तावेज रखा, तो लिखित दस्तावेज नहीं रखा था। तो तीसरा हमारा सबसे गलत है। फिर है निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, जो कि हर साल ये क्वेश्चन आता है कि जेंडर रूढ़िवादिता क्या है, और इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं तो हम लगाते हैं। तो जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है, उदाहरण है नहीं। तो कक्षा में अनुशंसा बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। तो सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। फिर है आगे देखते हैं। तो आगे है हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहन किया जाता है। तो पूछ रहा नहीं है उदाहरण रूढ़िवादिता, तो ये नहीं है रूढ़िवादिता का उदाहरण। तो हमारा राइट आंसर माना जाएगा कौन सा? चौथा राइट आंसर है। फिर है सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक क्या होगा? तो देखते हैं। तो अतीत की सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वे कितने भी पुराने हो, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, स्रोतों के ट्राईएंगुलेशन त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना। तो राइट आंसर है हमारा BD, ये उससी गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? चौथा, यानी BD हमारे राइट आंसर, चौथा सही आंसर है। फिर कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहन किया जा सकता है। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके एवं
भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर और है कि रूप में देखकर फिर है सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों का कक्षा में चर्चाओं में शामिल करके फिर कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर, तो ये हमारे सभी दंड देकर सबसे गलत हो गया, दंड देकर सबसे गलत हो गया। तो हमारा दंड नहीं देना चाहिए बच्चों को। तो राइट है हमारा ABC, यानी तीसरा हमारा राइट आंसर है ABC है जिसमें फिर है ना आगे कि प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया। तो आज़ादी के रूप में, समानता, जीवन, न्याय। तो राइट है हमारा ये जीवन भाग के रूप में स्वीकारा गया, यानी बी तीसरा हमारा राइट आंसर है। फिर भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। तो राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, MK गांधी। तो विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो हमारा दूसरा आंसर राइट है। फिर लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुन कर आते हैं। तो लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं। तो पहला कोई भी नहीं, और दूसरा 4, तीसरा 1 और चौथा 2। तो लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं। तो दो सदस्य 2 होते हैं। तो हमारा 2 राइट आंसर है, यानी चौथा राइट है। फिर 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया। तो अल्पतंत्र, एकतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र। तो हमारा हो गया नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर हो गया क्या, लोकतंत्र। हमारा चौथा राइट आंसर है, लोकतंत्र हो गया। फिर है जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है। तो सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। तो कोस्टा रिका उपागम कहते हैं हमारे सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। तो हमारा राइट आंसर है चौथा। फिर है वर्ष 1997 भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को किस यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई। तो सड़कों पर, गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों में। तो राइट आंसर है मेरा महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई। तो हमारा तीसरा राइट आंसर है इसका। फिर निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन है एक जो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल और विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार। तो राइट है हमारा कि भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। कौन, केंद्र सरकार। तो हमारा चौथा राइट आंसर है। फिर है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। तो लेखपाल, पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसिलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी। तो राइट है हमारा कौन सा, नगर निगम वार्ड काउंसिलर। नगर निगम वार्ड काउंसिलर नहीं है, ठीक है। फिर है भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए DK वासु निर्देश क्या थे। तो गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम के लिए निर्देश, बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश। तो राइट है हमारा भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए DK वासु निर्देश थे गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन करने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश, यानी हमारा पहला ही राइट आंसर है। फिर है कि कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है। तो देखते हैं। तो मानचित्र एक सामाजिक और राजनीतिक निर्मित है। मानचित्र एक सामाजिक और राजनीतिक निर्मित है और चिरकाल से उत्तर को सदा सभी
सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। फिर आगे है कि शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो राइट, डी छोड़ के हमारे ABC तीनों राइट हैं, तो हमारा ए राइट आंसर है कि ABC। फिर है कि शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना। फिर आगे है हमारा कि शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। तो हमारा राइट आंसर है कौन सा, ए और सी, बी छोड़कर ए और सी हमारा राइट आंसर है। तो हमारा राइट होगा तीसरा, ए और सी, तीसरा राइट आंसर है। फिर है इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। अनुक्रम एवं प्रकारात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, एक कालक्रम रूपरेखा देने के लिए, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। तो हमारा राइट आंसर है कौन सा, ABC, डी छोड़कर ABC सही है, डी नहीं है हमारा इसका आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं, यानी दूसरा राइट आंसर है हमारा। फिर है आगे दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। तो यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कारपत्रों का प्रयोग करना, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना। फिर है कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल स्पष्ट करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। तो हमारा राइट आंसर माना जाएगा ACD, बी छोड़कर, बी हमारा गलत है, ACD यानी हमारा तीसरा ही राइट आंसर है, तीसरा ही हमारा राइट आंसर है। फिर आगे देखते हैं 89 क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडीला नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे। तो देखते हैं, तो नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पर, मिजोरम एवं मेघालय की एक मानचित्र पर, मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। तो हम राज्यों को इंगित 2 राज्यों को करेंगे, कौन से, चौथा यानी अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर, इसलिए हमारा चौथा आंसर राइट है। और हमारा अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको देखते हैं। सामाजिक एवं विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों का निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर, ठीक है, किसको छोड़कर देखते हैं। तो विद्यार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना, विद्यार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, जिससे कि सभी बेहतर बन सकें, शिक्षार्थियों की दी गई विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच के लिए वेद स्वीकारना। तो हमारा राइट आंसर है कौन सा, तीसरा राइट है, क्योंकि प्रोत्साहित करती केवल इसको छोड़कर, किसको, तीसरे को, बाकी को सबको सभी प्रोत्साहन कर रही हैं। बहुत अच्छी लाइन है, तीसरा हमारा सही नहीं है। तो हमारा इस प्रकार से आज की क्लास होती है यहीं पर ख़त्म। और जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और जो पुराने हैं वो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कोई कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी डेली क्लासेस लगती हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, प्ले लिस्ट बना दी गई है। तो आज की यहीं पर ख़त्म होती है, दूसरी का इंतजार करिए, आगे वेट करिए तो वो आ जाएगी। और बाकी सभी देख लीजिए जिसने नहीं देखी है। तो थैंक्स यू फॉर वॉचिंग वीडियो।